हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और आज मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाला हूं। सबसे पहले थॉट ऑफ द डे की बात करते हैं। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। किसी भी काम में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी कभी शुरुआती नौसिखिया थे, मतलब उन्होंने भी कभी काम को करना स्टार्ट किया था। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आप लोग भी अगर किसी सब्जेक्ट में प्रो होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे टीचर्स यहां पर सॉल्व कर रहे हैं वैसे आप भी सारे क्वेश्चन को देखते ही धड़ाधड़ सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ जरूरत है उसको शुरुआत करने की। एक बार शुरुआत हो गई प्यारे बच्चों तो ऑब्वियस है आप मन लगा करके मेहनत करेंगे, हम लोग आपके साथ में हैं, तो आप 100% बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इक्वेशंस ऑफ द मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप कर दिया जाए तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होती है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है, मैटर ये है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता क्यों है, क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, अर्थ जब अट्रैक्ट करेगा ग्राउंड पर पहुंचते हुए इसकी कुछ ना कुछ स्पीड v हो जाएगी। लगातार इसकी स्पीड यहां पर प्यारे बच्चों बढ़ रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है प्लस g के बराबर। और मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहां पर बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो s यानी डिस्प्लेसमेंट या हाइट के बराबर हो जाएगा। सो इट विल बिकम h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई। ये तीन इक्वेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली गिरा दिया गया है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रीली ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको फ्रीली ड्रॉप कर दिया गया और केवल ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको फ्री फॉल कहा जाता है प्यारे बच्चों। अगला केस देखो क्या है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ भेजते हैं विद सम स्पीड u, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचता है तो इसकी फाइनल स्पीड वहां पर 0 के बराबर होती है। इसका मतलब इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है, और ऐसे में जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस g के बराबर होता है, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर एक्सेलरेशन प्लस g था, दैट वाज पॉजिटिव, और यहां पर जो एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों वो माइनस g है, दैट इज रिटार्डेशन। यहां पर इक्वेशंस की बात करें तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन इक्वेशंस प्यारे बच्चों हमारे पास हैं और इसी के बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया टू एस्टिमेट हाइट ऑफ अ ब्रिज। हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर, वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। द स्टोन टेक्स 2 seconds टू टच वाटर सरफेस। स्टोन को नीचे गिरने में प्यारे बच्चों 2 सेकंड का समय लगता है। कैलकुलेट हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। आपको वाटर लेवल से उसका हाइट बताना है। तो मान लो ये रिवर है, ये रिवर है, और ये मान लीजिए ब्रिज का वो पॉइंट है। ये जो है वो ब्रिज का पॉइंट है। कुछ इस तरीके से रहा होगा, कुछ ऐसे रहा होगा, और इनके बीच में मान लो ये जो है वो ब्रिज, ऐसा ब्रिज बना हुआ है। ठीक, इधर कुछ प्लेस है, इधर कोई प्लेस है, और दोनों को यहां जोड़ा गया, बीच में रिवर। ठीक, तो आपसे ये बोला गया कि यहां से जब कोई एक स्टोन फॉल करता है नीचे की तरफ, ये स्टोन जब गिरता है
तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है प्यारे बच्चों, 2 सेकंड का टाइम लगता है। सो टाइम टेकन इज 2 सेकंड। हम लोगों से कहा जा रहा है हाइट ऑफ द ब्रिज कितना है, तो हाइट का मतलब हो गया हम लोग को ये हाइट चाहिए, रिवर से उस ब्रिज की हाइट चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। वी कैन यूज सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो वी कैन यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर सेकंड इक्वेशन क्या थी प्यारे बच्चों, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन भाई फ्री फॉल है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग यहां पर बेटा ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बराबर जी। तो आप सोचो यही एच तो हमें निकालना है। इनिशियल स्पीड 0 होगी क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है 9.8 और टाइम उसको कितना लगा है 2 सेकंड का, तो हम लोग भी यहां पर करेंगे 2 का स्क्वायर। तो आप सोचो ये वाले 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और हाइट की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19.6। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, 19.6 मीटर्स के बराबर। क्लियर? सो हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द रिवर इज 19.6। ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। डिस्टेंस गिवन है 19.6 मीटर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड टाइम टेकन। हमको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, हमको टाइम टेकन चाहिए बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना इनिशियल वेलोसिटी था और कितना टाइम उसको लगेगा। सो सेकंड इक्वेशन आइए यूज करते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखो यहां पर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉल को ऊपर भेजा गया है। बॉल को आप ऊपर भेजोगे, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ होगी और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो यहां पर रिटार्डेशन काम करेगा प्यारे बच्चों, रिटार्डेशन काम करेगा। हाइट कितना है 19.6 मीटर। इनिशियल स्पीड हमको निकालनी है, ठीक। टाइम भी हमको निकालना है, यूटी माइनस हाफ जी की वैल्यू बस मैं यहां रख सकता हूं 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों दो दो अननोन हो गया, u भी अननोन है, t भी अननोन है, तो इस इक्वेशन से अभी फिलहाल कुछ खास हमको मिलने वाला नहीं है, कोई बात। थर्ड इक्वेशन आइए लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहां पर देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियस है 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, -2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 19.6। तो आप सोचो u स्क्वायर जो होगा, देखो 2 इंटू 9.8 करोगे तो ये भी 19.6 बनेगा। एक 19.6 पहले से है ये वाला, ठीक। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका स्क्वायर रूट आप लेंगे, सो दैट विल बिकम 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए इनिशियल स्पीड आ गई, ये इनिशियल स्पीड हो गई, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमसे आगे कहा जा रहा है कि इनिशियल स्पीड पहले तो निकालो और टाइम निकालो। टाइम निकालना है तो इनिशियल स्पीड यहां रख दो, जैसे ही आप यहां रखोगे टाइम मिल जाएगा। या फिर ये इक्वेशन की बजाय आई थिंक वी कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो। पहली इक्वेशन भी हम लगा सकते हैं। पहली इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों v बराबर u प्लस जी टी, और अगर आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तो ये बनेगा u माइनस जी टी, है ना। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो आप चेक करो टॉप मोस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं 19.6, ठीक। g की वैल्यू 9.8 है, टाइम हमको निकालना है वो t मान लेते हैं, तो t की वैल्यू यहां पर आएगी 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8, तो वो आएगा प्यारे बच्चों 2 सेकेंड। कितना टाइम आएगा, 2 सेकेंड।
2 सेकंड का ओवरऑल टाइम उसको लगेगा टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 19.6 मीटर पर सेकंड। देखो एक क्वेश्चन में तीनों इक्वेशंस यूज हो गई हैं, पहली वो है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। हालांकि सेकंड इक्वेशन का हम लोगों ने कोई खास यूज नहीं किया, लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे का मन है नहीं सर मैं इसको नहीं करूंगा, मैं ये कर चुका हूं तो मैं यही वाला काम करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप इस u को यहां पे रखो। जैसे ही आप रखोगे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। क्या 19.6 इज इक्वल टू ut, u की वैल्यू भी है 19.6 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर, टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एज इट इज रहा 19.6 इज इक्वल टू 19.6 इंटू टी माइनस ये बनेगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर, इसको इधर ले आते हैं तो ये बनेगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर माइनस 19.6 इंटू टी प्लस 19.6 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इस -4t को हम लोग 2 + 2 यानी कि -2t ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। -4t को -2t ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, t कॉमन करो तो ये बनेगा t-2, यहां से -2 कॉमन करो तो अगेन बनेगा बेटा t-2। तो आप चेक करो t-2 इज इक्वल टू 0। तो t की 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 2, 2। अब क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं तो आपको ये एक ही लोगे भाई, ऑब्वियस है ना। तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 2 सेकंड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि t बराबर 2 सेकंड पर वो ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो चाहे ये वाला काम करो चाहे ये कर दो, ये इजी है तो यही करिएगा, बाकी वो भी गलत नहीं है। अगर कोई बच्चा करना चाहेगा इसके बेसिस पर तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे थे, समझ लो मैं भी वैसे ही पढ़ रहा था, मैं भी कोई याद करके नहीं आया कि ये वाला लगाएंगे ऐसे हो जाएगा ना। जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो बिल्कुल वैसे ही मैं भी पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसीलिए शायद मैंने सेकंड इक्वेशन लगा दिया। अगर मैं भी याद करके आया होता तो मैं भी शायद पहले यही क्वेश्चन लगाता फिर ये लगाता, है ना, सीधे आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, आप उसको नॉर्मली एकदम पढ़िए, एकदम स्मूथली बेटा क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से क्रिकेट बॉल को ड्रॉप किया गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर ड्रॉप किया गया है तो प्यारे बच्चों इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, 0। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो सोचो v स्क्वायर, v की वैल्यू पूछ रहे हैं, इनिशियल स्पीड 0 है, 2 इंटू g की वैल्यू क्वेश्चन में 10 गिवन है, और हाइट कितना है प्यारे बच्चों 20। तो v स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 400। तो v की वैल्यू √400, और √400 हम सबको पता है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी रही होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। इस हाइट तक गिरने में उसको कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है बेटा, तो आप एक काम कर सकते हो, चाहे सेकंड इक्वेशन लगाओ चाहे थर्ड इक्वेशन लगाओ, दोनों से आपका काम चलेगा। आ जाओ हम लोग फिलहाल इस पे फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, v बराबर u प्लस gt। तो फाइनल वेलोसिटी देखो हम लोगों ने निकाल लिया है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी प्यारे बच्चों 0 है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 के बराबर है, टाइम निकालना है, तो टाइम देखो कितना आएगा, दैट विल बी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का प्यारे बच्चों समय लगेगा। आपका मन है आप सेकेंड इक्वेशन लगाना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो अप्लाई दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड इक्वेशन भी इजिली आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? मैं खूब बम्पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज थ्रोन अप with a speed of 15 meter per second, how high will it go before it begins to fall? कह रहे एक बॉल को 15 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, बताओ कितना हाई तक जाएगा। ठीक, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर बेटा फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर होती है। इनिशियल वेलोसिटी हमको यहां गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, हाइट हमसे यहां पर पूछी जा रही है कि भैया हाइट कितना होगा। सो वी कैन अप्लाई हियर v square is equal to u square plus 2gh। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2। अब g की वैल्यू सोचो, अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका है ना, अर्थ नीचे खींचेगा, तो बेटा g की वैल्यू कैसी होगी, दैट विल बी नेगेटिव, और वो भी कितनी वैल्यू है क्वेश्चन में, 9.8। सो माइनस का 9.8, और हाइट हमको यहां पूछा गया है तो वो हम निकालने वाले हैं। क्लियर? इसको इधर भेजो। सो 2 इंटू 9.8h, 2 इंटू 9.8h इधर आएगा, पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू आएगी, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये आपका बनेगा 19.6। अब 225 को हमें 19.6 से डिवाइड करना है, तो आइए हम मैं करके दिखाता हूं। 225 डिवाइडेड बाई 19.6, तो ये आएगा 11.48 मीटर्स। दिस विल बी द हाइट। भाई जहां तक ये जाने वाला है वो हाइट हमको मिल गई। वो हाइट कितनी है बच्चों? दैट हाइट इज 11.48 मीटर। सिंपल। रेस्ट पर आने से पहले वो ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों इतना ऊपर तक जाने वाला है, आसानी से हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इतने ही थे, चलिए आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं भाई साहब। कॉन्सेप्ट है हमारे पास मास और वेट। देखो मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज मास। तो देखो मास लिखा हुआ है, द मास ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मास कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? पहली बात, मास स्केलर क्वांटिटी है। मास इज द स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस। प्यारे बच्चों क्वांटिटी दो तरह की होती है आप लोग के लिए, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज प्यारे बच्चों वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। क्लियर? तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें केवल और केवल समझ लीजिए मैग्नीट्यूड होता है। मास ऑफ अ बॉडी इज कॉमनली मेजर्ड बाय एन इक्वल आर्म बैलेंस। तराजू जो होता है, तराजू आर्म बैलेंस है ना, उसको यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एन आर्म बैलेंस। नाउ एसआई यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं हमें एसआई नहीं चाहिए, हमको सीजीएस यूनिट चाहिए, तो सीजीएस यूनिट होती है प्यारे बच्चों ग्राम्स। अगर मैं आपसे कहूं नहीं हमें एफपीएस यूनिट चाहिए, तो एफपीएस में होता है मास का यूनिट पाउंड्स। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग तरीके से हम लोग इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वेट। अगली चीज क्या है प्यारे बच्चों? वेट। वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। सो अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर बाय अ फोर्स व्हिच इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आइए वेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है,
प्यारे बच्चों उसी फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज इट्स वेट। फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज वेट। वेट का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है वेट W इज इक्वल टू mg। वेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास mg, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, वी नो दिस कॉन्सेप्ट कि अगर अर्थ है, ये देखिए मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर यहां पर कोई मान लो भाई साहब ये है, ठीक, तो अर्थ इनको हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स नोन एज वेट। और उस वेट की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों mg। और अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है ना, कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और पर्सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों वो रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ठीक, दैट विल बी इक्वल टू mg। तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, इसका मतलब ये जो वेट है यही mg तो वेट होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वेट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज वेट। सो व्हाट इज वेट? वेट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। क्लियर? ये वही फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन को अपने सेंटर की तरफ हमेशा अट्रैक्ट किए रहता है। और यही कारण है कि हम लोग तो इस तरह की अर्थ में रहते हैं ना। अब सोचो जो लोग का घर यहां पर होगा तो वो इस तरीके से खड़े होंगे, देखो वो इस तरीके से खड़े होंगे, बट उसके बाद भी ये ऐसे ही इधर नीचे नहीं गिर जा रहे हैं। सोचो भाई, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखा होगा ना। ग्लोब में आप सोचो इंडिया कहां होता है हमारा। अगर मान लो ये ग्लोब है, अगर ये ग्लोब है तो यहां हमारा इंडिया यहां कहीं पर होता है ना, इस जगह पर। तो हम लोग तो वैसे भी ऐसे खड़े हैं हम लोग तो देखो ऐसे खड़े हैं प्यारे बच्चे, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग गिर नहीं रहे। क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि अर्थ हमको अपने सेंटर की तरफ खींच के रखता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और प्यारे बच्चों, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला mg होता है। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हो गई, पहला है मास और दूसरा है वेट। देखो, मास का यूनिट होता है kg और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। मास का यूनिट kg और वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। और वेट क्या होता है प्यारे बच्चों? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वेट फोर्स है, जबकि मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इसका यूनिट केजी होगा, ग्राम होगा, लेकिन इसका यूनिट न्यूटन और डाइन होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। मास स्केलर क्वांटिटी है, मास में डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है। बट वेट प्यारे बच्चों कैसी क्वांटिटी है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए, मून पर हम लोग वेट को मेजर करते हैं। देखो, वेट जो होता है बेटा, वेट जो होता है वो जी पर डिपेंड करता है। वेट जो होता है वो जी पर डिपेंड करता है। और जी जो होता है, जी का फॉर्मूला है, अगर मैं स्मॉल जी का फॉर्मूला केवल लिखूं तो दैट इज कैपिटल जी, मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक, जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं प्यारे बच्चों तो ये फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। उसको हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मून पर, तो भाई साहब मून पर जाओगे तो फिर मास किसका होगा? मून का। रेडियस प्यारे बच्चों किसका होगा? मून का। तो जो भी मून का मास होगा, जो भी मून का रेडियस होगा, वो हमको यहां पर रखना पड़ेगा। इसका मतलब स्मॉल जी
स्मॉल जी की अगर मैं बात कर रहा हूं अर्थ पर, सो दैट विल बी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं स्मॉल जी की वैल्यू मान लो निकालना चाहता हूं मून पर, अगर मैं मान लो वैल्यू निकालना चाहता हूं भाई साहब मून पर, ये तो हमने स्मॉल जी निकाला था अर्थ पर, ठीक, अब मैं निकाल रहा हूं मून पर, कैपिटल जी वही होगा लेकिन मास ऑफ मून अलग होगा, रेडियस ऑफ मून अलग होगा। क्लियर? तो आप जब यहां पर कंपेयर करोगे दोनों में तो पता ये चलेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होल डिवाइडेड बाई 6। acceleration due to gravity on moon is acceleration due to gravity on earth by 6। वैल्यू जो है वो 6 गुना प्यारे बच्चों कम आती है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर प्यारे बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर है, मान लीजिए mg के बराबर, अर्थ पर वेट है mg के बराबर, तब उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना होगा, मून पर कितना होगा प्यारे बच्चों, दैट विल बी mg/6, mg/6। इसी प्रॉपर्टी को यहां लिखा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। सिंपल, ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 6 गुने का रेशियो है। दोनों तरफ अगर मैं मास ऑफ पर्सन, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? देखो यहां तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन अगर मुझे मून का मास पता होता, रेडियस ऑफ मून हमको गिवन होती, तो हम यहां वैल्यूज रख देते। क्लियर? देखो अर्थ अपना प्लैनेट है भाई साहब, तो अर्थ का तो मास और रेडियस बेटा मुझे पता है कि अर्थ का जो मास होता है, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए, आपको भी आना चाहिए, 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस भी प्यारे बच्चों मुझे पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर्स, लेकिन मून का मुझे याद नहीं है। ठीक, आपको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, जब कभी ऐसा कुछ होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक, जो भी दिया जाएगा हम रख देंगे यार, यहाँ पर हम मून का मास रख देंगे, मून का रेडियस रख देंगे, क्या दिक्कत है, रख करके सॉल्व कर लेंगे, और वैल्यू जो आएगी दैट विल बी g/6, यानी कि 9.8/6। वो आप सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये आप लोग का समझ लो एक छोटा सा होमवर्क भी है कि आप अपनी बुक, रेफरेंस बुक आपके पास जो हो या एनसीईआरटी बुक जो हो, उस बुक में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर खोलिएगा और वहां चैप्टर में पेजेस को पलट करके जरा ढूंढना, मास ऑफ मून गिवन होगा कहीं ना कहीं, रेडियस ऑफ मून भी आपको गिवन होगा। अगर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तो आपको रेफरेंस बुक में 100% मिल जाएगा। ठीक, तो वो मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून ले लेना। कैपिटल जी की वैल्यू प्यारे बच्चों आप सबको पता है, वो तीनों वैल्यूज को यहां रख करके सॉल्व करना और चेक करना जो वैल्यू आ रही है क्या वो 9.8/6 आ रही है। ठीक, करिएगा और करने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा। क्लियर? तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आसान सा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। कह रहे हैं मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। तो प्यारे बच्चों वेट होता है mg के बराबर, मास 5 kg है। ठीक, अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मान लूं तो ऑब्जेक्ट का वेट हो गया भाई साहब 50 न्यूटन। तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन। कह रहे व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। कह रहे कि भैया अगर वेट है 49 न्यूटन तो ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, क्या भाई हम लोग भी लिखेंगे 49 न्यूटन इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी, m इंटू जी। तो यहां से m की वैल्यू निकल करके आएगी 49 डिवाइडेड बाई, अगर g की वैल्यू प्यारे बच्चों में 9.8 ले लूंगा, 9.8,
तो ये आपका सीधे सीधे 5 kg आ जाएगा। लेकिन अगर आप 10 लेते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.9 kg। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां से मास हम लोग बेटा निकाल सकते हैं, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे हैं अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। मैन का वेट है 600 न्यूटन अर्थ पर, कह रहे हैं उनका मास क्या होगा, व्हाट इज हिज मास। सबसे पहला आसान क्वेश्चन है, इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बिकम 100 न्यूटन, व्हाट इज हिज मास ऑन मून, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। अच्छा जी देखो, कह रहे पर्सन का वेट है 600 न्यूटन और बेटा वेट होता है m इंटू जी के बराबर, तो एम जी जो है वो 600 न्यूटन के बराबर है। मास हमसे पूछ रहे हैं, दैट विल बी 600 बाई जी, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 10, तो मास की वैल्यू कितनी होगी 60 kg। मास की वैल्यू कितनी होगी 60 kg, सिंपल, ठीक। तो मास हो गया 60 kg अर्थ पर। फिर इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट विल बिकम 100 न्यूटन। हमसे कह रहे हैं अगर मैं उसको मून पर लेकर जाऊं तो उसका वेट हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि वेट ऑन अर्थ इज 600 न्यूटन बट वेट ऑन मून इज 100 न्यूटन। तो आप सोचो जरा, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई वेट ऑन मून कितना है, दैट इज 600 डिवाइडेड बाई 100। वेट ऑन अर्थ का फॉर्मूला बेटा क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, दैट इज इक्वल टू 6। देखो चाहे आप अर्थ पर देखो या मून पर देखो, ऑब्जेक्ट का मास प्यारे बच्चों कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स प्रॉपर्टी क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, mass of an object remains unchanged. Mass of an object remains unchanged on any place. ऑब्जेक्ट का जो मास है, चाहे वो अर्थ पर देखो, चाहे आप मून पर देखो या किसी और प्लैनेट पर देखो प्यारे बच्चों, उसका जो मास है वो अनचेंज्ड होता है, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब दोनों मासेस हो गए कैंसिल। तो स्मॉल जी की वैल्यू मून पर अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी स्मॉल जी ऑन अर्थ होल डिवाइडेड बाई 6। देखिए स्मॉल जी ऑन मून निकालेंगे तो 6 नीचे आएगा, दैट इज स्मॉल जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6। तो लिखा व्हाट इज द मास ऑफ ऑन द मून, what is the acceleration due to gravity on the moon। तो acceleration due to gravity जो है that is small g on earth divided by 6 होगा। g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 डिवाइडेड बाई 6, 10 डिवाइडेड बाई 6 होगा प्यारे बच्चों 5/3, और 5/3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई थिंक 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दो तो 1.67 बन जाएगा बच्चों, 1.67 बन जाने वाला है अगर आप उसको राउंड ऑफ कर दो तो स्मॉल जी की वैल्यू मून पर कितनी होती है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वे ऑन मून, 70 kg का पर्सन है, व्हाट वुड बी हिज मास ऑन अर्थ एंड ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.63। अच्छा देखो कह रहे हाउ मच वुड 70 kg मास वे ऑन मून। मून पर कह रहे हैं कि एक पर्सन का वेट क्या होगा, तो भैया ठीक है, मास ऑफ द पर्सन 70 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून पर इसकी वैल्यू कितनी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 1.63। तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 1.63 कितना आएगा भाई, 70 इंटू 1.63, तो ये आएगा प्यारे बच्चों 114.1 न्यूटन।
ठीक, 114.1 न्यूटन। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया कि भाई उसका वेट क्या होगा, तो पहली बात तो वेट आ गया। ठीक, व्हाट वुड बी हिज मास ऑन अर्थ एंड मून, उनका मास क्या होगा भैया, मास सेम होगा, मास ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ एंड मास ऑन मून will remain सेम। अर्थ पर जो मास है प्यारे बच्चों, मून पर जो मास है दैट विल रिमेन सेम, सो दैट विल बी सेम। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो ये मैं वैसे आपको समझा चुका हूं बट कुछ पॉइंट्स है, आइए देखते हैं कि भाई मास और वेट में प्यारे बच्चों क्या डिफरेंस होता है। मास देखो क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। सबसे पहली बात डेफिनेशन है कि मास क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ठीक है, मास क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। बट वेट क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ द मास इज केजी, बट एसआई यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन होगा। नेक्स्ट देखिए जरा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, मास जो है वो कांस्टेंट होता है किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी प्लैनेट पर प्यारे बच्चों उसका मास कांस्टेंट होता है। बट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वेट चेंजेस विद द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे प्यारे बच्चों स्मॉल जी चेंज होगा, वैसे वैसे वेट की वैल्यू भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहेगी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है। कहां पर, अर्थ के सेंटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाए तो वहां पर वेट जीरो है। अगर किसी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में है, मतलब लिफ्ट है, मान लो लिफ्ट के ऊपर वो तार लगा होता है ना, जिससे वो पूरा का पूरा केबल नीचे आता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे, ठीक, अगर वो केबल टूट जाए तो लिफ्ट फ्रीली नीचे गिरेगा। अगर लिफ्ट फ्रीली नीचे गिर रहा है प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर जो पर्सन होगा उसका वेट कितना होगा, दैट विल बी जीरो। तो वेट जो है वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल इन इंटरप्लैनेटरी स्पेस, स्पेस की बात कर रहे हैं जहां पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती है ना, यानी स्पेस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें जहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो वेट लेस वहां पर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, उसमें बताओ जरा एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। प्यारे बच्चों ऐसे में एक्सेलरेशन होता है g के बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर कह रहे हैं इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, वेट जो है वो mg के बराबर होता है, तो मास है 10 kg और g की वैल्यू है प्यारे बच्चों 9.8, तो वेट बेटा कितना होगा, 98 न्यूटन। सिंपल है। फिर दे रहे हैं वेट गिवन है, मास निकालना है। ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इसी लेक्चर में आपको करवाया है, आप लोग उसको करिएगा। नेक्स्ट है a body has a weight of 10 kg on the surface of earth, what will be its weight when taken to the center of the earth। अच्छा, कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg। बच्चों एक चीज क्वेश्चन में ध्यान देना, जैसे यहां क्वेश्चन में लिखा है इट हैज अ वेट ऑफ 10 kg, कि लिखा है ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 10 kg है, लेकिन प्यारे बच्चों क्या केजी वेट हो सकता है, नहीं हो सकता।
वेट हमेशा न्यूटन में होता है और अगर केजी लिखा है तो मास है वो, इसका मतलब आपको मास गिवन है, ऑब्जेक्ट का मास है 10 केजी। व्हाट विल बी इट्स वेट? तो वेट कितना होता है भाई, m इंटू जी के बराबर। लेकिन अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ द जी एट सेंटर ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो प्यारे बच्चों वो 0 होता है। वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक, 0 होता है। तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बिकम 0। ठीक, बात यह आई कि सर कैसे पता सर 0 होता है? बेटा वैसे तो 9th क्लास में आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, अगर हम लोग अर्थ सरफेस के अंदर यहां कहीं तक घुस जाए, यहां कहीं पर मान लो घुस जाए, ठीक, तो अर्थ के टॉप सरफेस से कितना नीचे आ गए हम? सरफेस से डी डेप्थ अंदर आ गए, सरफेस से डी डेप्थ अंदर आ गए, और अर्थ का रेडियस मैं बता रहा हूं आर ई के बराबर हम लोग मान रहे हैं। ठीक, आर ई के बराबर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के यहां तक घुसी गया है, तो भी तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो भी तो अट्रैक्ट करेगी। लेकिन प्यारे बच्चों जी की वैल्यू वहां पर 9.8 नहीं होगा, 9.8 सरफेस पर होता है बेटा, वो भी इक्वेटर पर। ठीक, और जब आप यहां पहुंच गए हो तो अब जी नहीं होगा, वहां पर जी डैश होगा। क्या होगा? जी डैश। तो मैं आपको बता रहा हूं वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी, जी की वैल्यू अगर आप डेप्थ में जाकर के कैलकुलेट करेंगे तो आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये बेटा फार्मूला होता है कि अगर हम लोग डेप्थ में जाकर के देखेंगे तो वहां पर जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक, डिक्रीज होती है। आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू घटेगी। और अगर मैं सीधे सीधे अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया तो सोचो ये डी जो है, ये डी क्या ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, है ना? दैट मीन्स एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ डी विल बी इक्वल टू आर ई, और डी अगर आर ई के बराबर है तो जरा चेक करिए, इट विल बी जी 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, दोनों कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम इक्वल टू 0। इसका मतलब प्यारे बच्चों देखो, ये चीज मैंने जो बता दिया 11th का है, लेकिन ठीक है, आप लोग एज अ स्टूडेंट कम से कम फॉर्मूला तो जान ही सकते हो, है ना? फॉर्मूला तो जान ही सकते हो। तो ये समझ लीजिए एक छोटा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन मैंने आपसे इस क्वेश्चन में कर दिया है। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।